रियली जब मुझे पता चला कि ज़ुबैदा मुस्तफ़ा साहबा का सेशन मुझे मॉडरेट करना है, तो मैंने सोचा कि मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है, क्योंकि ज़ुबैदा मुस्तफ़ा साहिबा जो हैं वो एक शख्सियत हैं अपने अंदर, अपने काम में, और एक अलामत हैं एक तवील जदोजहद की। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़े एज़ाज़ की बात थी, और आर्ट्स काउंसिल के लिए भी कि उन्होंने ज़ुबैदा मुस्तफ़ा साहिबा के लिए एक एक्सक्लूसिव सेशन रखा। ज़ुबैदा मुस्तफ़ा साहिबा ने अपने करियर का आगाज़ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स से 70 की दहाई में किया, और फिर उसके बाद 1975 में वो डॉन अखबार से मुंसलिक हो गई, और फिर 2005 तक मुख्तलिफ़ पोजीशंस में काम करती रहीं, और एक पोजीशन जिस पर उन्होंने काम किया वो असिस्टेंट एडिटर ऑफ डॉन थे, जो कि बहुत आला बात थी। इसके साथ साथ ज़ुबैदा मुस्तफ़ा साहिबा ने डॉन के अंदर रहते हुए जो उनके कंट्रीब्यूशंस हैं वो मेरे ख़्याल में बड़े माइलस्टोन्स हैं, कि उन्होंने स्पेशल सेशंस शुरू किए जिसमें ऑथर एंड बुक्स का चैप्टर है, जिसमें हेल्थ का एक अलग से सिलसिला था वो स्टार्ट किया। इसके अलावा एजुकेशन का पेज स्टार्ट किया, और इसके साथ और ये कई चीज़ें ऐसी थी कि जो कि पाकिस्तान की सहाफ़त में पहली मरतबा हुई थी। ये मेरे ख़्याल में ज़्यादा एक कंट्रीब्यूशन है कि जिसको हमें रिकग्नाइज़ करना चाहिए। इसी तरह ज़ुबैदा मुस्तफ़ा साहिबा ने सिर्फ ये एक वो जिसको हम कहते हैं कि जर्नलिज़म जो है वो जल्दी में लिखी हुई तहरीरें होती हैं, सिर्फ वो नहीं की बल्कि तहकीकी काम भी किए, और उनकी 3-4 से ज़्यादा किताबें हैं, और एक किताब उनकी आने वाली हैं जिसमें एक ट्राइनरी ऑफ लैंग्वेज है। एक उनकी जो किताब है वो उनके डॉन के साथ अपने जो तजुर्बात हैं उसके बारे में है। लेकिन सबसे अहम किताब जो है उनकी वो SIUT और डॉक्टर अदीब रिजवी के हवाले से है, जो कि मुझे ख़्याल में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर अदीब रिजवी और उनके काम को इंट्रोड्यूस कराने का, जो कि और उसके बाद ज़ुबैदा मुस्तफ़ा साहिबा ने ये जो ऑर्गन डोनेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसको आगे बढ़ाने में अदीब रिजवी साहब के साथ बहुत बड़ा काम किया, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ और दूसरी जगह पर, जिसको हमें रिकग्नाइज़ करना चाहिए ज़ुबैदा मुस्तफ़ा साहिबा के इस रोल को। इसके साथ जो मैं बता दूं कि ज़ुबैदा मुस्तफ़ा साहिबा को मुख्तलिफ़ अवार्ड्स मिले, मैं उनकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाता। कम से कम 2 जो इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं उनको, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड जो इंटरनेशनल वुमेन मीडिया USA से मिला 2012 में, एक और अवार्ड 1986 और 2004 में 2 बार मिला, जो कि ग्लोबल मीडिया फॉर एक्सीलेंस था। लेकिन अफसोस है कि अभी तक स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली अभी तक कोई अवार्ड नहीं दिया, जो कि मेरा ख़्याल में एक लम्हा फ़िक्रिया है कि क्यों इस तरह के लोग जो है कम से कम स्टेट की ऑफिशियल पॉलिसीज़ पे इग्नोर होते हैं। ये मेरे ख़्याल में ये गुर्बत है स्टेट की पॉलिसीज़ के हवाले से। जी ज़ुबैदा साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि नॉर्मली एक स्टीरियोटाइपिंग है कि जब ख़वातीन हैं या बच्चियाँ हैं वो 2-3 मुख्तलिफ़ प्रोफेशन हैं, उन्हीं में अपने आप को देखना चाहती हैं, चाहे वो डॉक्टर्स बनना चाहती हैं या एजुकेशन के सेक्टर्स में जाना चाहती हैं, उससे लिंक चीज़ें। ये आपने एक चैलेंजिंग जो प्रोफेशन था जर्नलिज़म, बहुत बड़ा चैलेंज, तो किस तरह ये सिलेक्ट किया? कि आप अंदर कोई जदोजहद थी, क्या था कि आप किस तरह करेंगे? शुक्रिया रियाज साहब। एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने यानी ये रोल अदा करने के लिए आप राज़ी हुए, क्योंकि असल में मैं जिस ज़माने की आप कहें, अब तो लगता है कि वो ज़माना ही दूसरा था, कि उससे आप जैसे कोई मुझसे कह रहा था कि भाई अभी ये सब होता है, तो हमने कहा देखो ये एक एवोल्यूशन है, चीज़ें बदलती रही हैं, कोई हमेशा से ऐसे नहीं है। तो जिस ज़माने में मैं स्कूल भी गई, तो एक तो मैं कहूँगी कि मेरी एक उस्ताद थी, एक साहिबा, जो उनसे तो मुझे ये हुआ कि वो मेरी बहुत तारीफ़ उसकी करती थी लिखने की, और हमेशा बहुत उसको नमूने के तौर पे। तो उस वक्त मेरे जहन में ये बात आई कि मुझे लिखना यानी उसकी एक है स्किल, तो उसको तो आगे बढ़ाना है। तो जब खैर पढ़ने में उस ज़माने में असल में ये भी है ना कि ये नहीं था कि बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आम तौर पे नहीं थी। तो हमारे यहाँ भी जैसे ख़ानदान में जो मेरी अपनी कज़न थी कि बस अब स्कूल तक पढ़ लिया, अब कॉलेज नहीं जाना है। लेकिन मैं अपने वालिदैन की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने समझा कि हालांकि बेटियां हैं लेकिन वो जाएं। तो मेरी तो 2 बड़ी बहनें थी, तो वो तो जैसे आपने कहा वो एक डॉक्टर बन गई, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की, तो बन गई। और दूसरी वो पढ़ाई में, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, और वो भी मैथमेटिक्स, जो कि बिल्कुल ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आमतौर से मर्दों का ही है, लेकिन थी वही टीचिंग में। फिर कॉलेज में आके पढ़ाने लगी।
तो मैं जब वो स्टेज आया कि ये तो था कि भाई कुछ काम करना है, देखिए अब ये तो फ़र्क आ रहा था, वरना पहले तो लड़कियां सोचती भी नहीं थी, वो कहती थी कि अच्छा अभी पढ़ रहे हैं फिर कोई आ गया रिश्ता शादी कर लो, तो वो नहीं था। हम लोगों ने कहा नहीं, पढ़ाई तो करनी है। तो लिहाजा उस स्टेज पे मैं चाहती थी कि ऐसी कोई राइटिंग यानी लिखने का काम हो उसमें, क्योंकि मुझे उसका बहुत शौक़ था। तो लिहाजा मैंने फिर उसमें यहाँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, जिसका कल डॉक्टर मासूमा हसन जो अब हैं, उनके वालिद मेरे पहले बॉस थे। और उस वक्त ये तो था कि चूँकि औरतें जाती नहीं थी तो कोई पूछता था भाई तुम कहाँ कर रही हो, क्या काम कर रही हो। तो एक तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ही इतना लंबा नाम था, फिर सब कहते थे PIIA, तो कहते थे अच्छा PIA में एयर होस्टेस हो, क्योंकि वो भी एक शुरू हो गया था। उस बदौलत तो मैं लंदन का भी एक ट्रिप मिल गया था, क्योंकि PIA कोशिश कर रहा था कि ये पढ़ी लिखी लड़कियां ज़रा आएँ। बस 6 विमेंस कॉलेजेस थे कराची में, तो मुझे अपने कॉलेज से उन्होंने कहा कि तुम चली जाओ। 6-7 दिन के लिए हम लोग गए, और वो मिसेस सबिहा हसन जो शेरी रहमान की वालदा हैं, वो हम लोग की शैपरॉन बन के गई, क्योंकि हम लोग सब काफ़ी उस वक्त कम उम्र थे, जैसे 16-17 साल के और सब। तो अपना घूम के भी आ गए, लेकिन कोई भी होस्टेस नहीं बना। और काफ़ी यानी और चीज़ें जो करने को अपना समझ में आई। तो PIIA में मैंने जैसे बहुत कुछ सीखा, वही लिखने के हवाले से, रिसर्च के हवाले से। और मासूमा मुझे बताती हैं अब कि मेरे वालिद कहते थे कि जो लड़के आते हैं वो तो आते हैं, अपना ब्रीफ केस और सब रखा और फिर दोस्तों के साथ निकल जाते हैं, और जो लड़कियां हैं वही काम करती हैं। तो उनको भी कोशिश होती थी कि लड़कियों को ही ले आए। लेकिन उसकी वजह से इतना ये जो फेमिनिज्म और सब है, हमको उससे ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा, क्योंकि जब सभी औरतें होती हैं ना तो वो बात, वो पहलू नहीं सामने आता है। आप बस एक दूसरे का जैसे इंसान है, किसी से दोस्ती है। तो उसके बाद फिर जब मैं डॉन में, तो उसके कई साल बाद गई, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि चूँकि तजुर्बा हो चुका था वहाँ, तो मैं बिल्कुल शुरू से नहीं गई बल्कि बीच में गई, तो उसका भी एक एडवांटेज था। और बस वहाँ पहुँच गई, फिर सोचा ही नहीं निकलने का। जैसे जब आपने जिस अवार्ड का जिक्र किया, तो उससे बीच में मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो मैंने यही कहा कि मैं पहले तो बस उनको ये सब कहानियाँ, बच्चों की कहानी सुनाती थी। फिर जब नौकरी का ख्याल आया कि नहीं, अब बच्चियाँ स्कूल जाने लगी, अब खुद भी कुछ करें, तो फिर इंडिया पाकिस्तान की कहानियाँ सुनाने लगी, यानी भूत परियों की कहानी के बाद। तो वैसे आपने डॉन में 1975 में काम शुरू किया, और उसके अगले 2 सालों बाद इस मुल्क की 73 साल तारीख का सबसे तारीख दौर शुरू हुआ। मेरा मतलब जनरल ज़िया-उल-हक का दौर था। वो सहाफ़त के लिए भी स्याह दौर था, और ख़वातीन के लिए बनने वाले जो कवानीन थे, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा भयानक कवानीन कभी बने नहीं। तो उस दौरान आप बताइए कि आपने चीज़ों को किस तरह महसूस किया, एज़ अ सहाफ़ी, एज़ अ ख़ातून, कि चीज़ें किस तरह थी? कोई आपके ज़ाती तजर्बात, कोई इस हवाले से, कोई जहन से चीज़ें आती हों कि आपने लिखते हुए किस तरह चीज़ों को देखा? नहीं, एक तो मैं ये बताऊँ कि जैसे ज़ाती तौर पे मुझे जो फिर औरतों का जो रिएक्शन था, वो रिएक्शन ही हुआ ना। कुछ साल तो लगे, जैसे हुदूद ऑर्डिनेंस बना, और फिर वो जो केस हुआ वो फहमीदा उसका, हाँ, तो जब उसके रिएक्शन में वैफ बना, तो मुझे ज़ाती तौर पे तो ख़ुद भी बहुत एक तक़वियत महसूस हुई कि चलो औरतें कुछ तो कर रही हैं और होगा। तो मैं अपनी सहाफ़त में, जैसे वहाँ पे उस वक्त तक भी और ख़वातीन नहीं थी डॉन में। ये नहीं है कि और पहले काम नहीं किया था, थे, बहुत सी औरतें आती थी जाती थी, लेकिन सब जैसे रिपोर्टर्स सब थी, मैं असिस्टेंट एडिटर थी, तो उससे थोड़ा सा तो आप पॉलिसी में भी अमल दखल होता है। तो मैंने हमेशा कोशिश किया कि जो प्रो विमेन पॉलिसी हो वो हो, और शुरू के तो जितने एडिटोरियल्स ख़वातीन के राइट्स और सबके थे वो सब मैंने ही लिखे थे। तो उस वक्त तो ज़्यादा मसला तो सहाफ़त का ही था जब ज़िया-उल-हक आए। असल में ये कहें तो पहले भी हुकूमत ने कोई ऐसी आज़ादी नहीं दी थी, लेकिन कम से कम बिल्कुल औरतों की तरफ वो नहीं था, क्योंकि बेगम भुट्टो ख़ुद काफ़ी ख़वातीन के लिए, और वो विमेंस कॉन्फ्रेंस और सब हो रही थी। लेकिन ज़िया-उल-हक के ज़माने में तो ख़ुद हम लोग को एक बंदिश, प्री सेंसरशिप भी लगी कि आप जो भी लिखें पहले उन लोग क्लियर करें, और उसमें भी काफ़ी वो होती थी। और फिर
जैसे अपने, हालांकि मुझे डॉन अखबार में कोई वो तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि जैसे लोग समझते हैं कि अब मैं कहानियाँ बताऊंगी कि ये जंग लड़ी वो जंग लड़ी, तो हमारे जो मर्द कुलीग्स थे उन्होंने कभी ये मौका ही नहीं दिया कि कोई जंग लड़नी हो। सब बहुत ख्याल भी रखते थे और ताल्लुकात भी सबसे बहुत अच्छे थे। लेकिन हुकूमत की तरफ जो, जैसे अब एक किस्सा मैं पहले तो बहुत बताती थी, अब भूल भी गई थी कि जो हुकूमत थी, कहीं भी जो लीडर था वो बाहर जा रहा हो, तो आजकल तो खैर मीडिया इतना है कि अब ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो वो ले जाते थे एक प्रेस डेलीगेशन, तो हर अखबार से कहते थे एक किसी को भेज दीजिए। तो ज़ियाउल हक साहब कहीं जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि आप किसको भेजेंगी, तो हमारे एडिटर जो खुद यानी बहुत उन सब चीज़ों का ख्याल रखते थे, उन्होंने मुझसे पूछा आप जाना पसंद करेंगी? तो मैंने कहा हाँ मैं भी जाऊंगी, क्योंकि और इतने लोग जाते थे और उनसे भी सुनते थे क्या हुआ, तो हमने कहा हम भी थोड़ा सा क्लोज क्वार्टर से देखें कि क्या होता है। तो उन्होंने मेरा नाम दे दिया। अब अगले दिन जो पीआईडी से जो साहब जो भी रब्ता रखते थे उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि भाई आपने किसी खातून का नाम दिया है, तो वो जनरल साहब कह रहे हैं कि ये तो स्टैग पार्टी है, इसमें हम एक खातून को कैसे ले जाएंगे, हम उनका क्या ख्याल रखेंगे। जैसे वो समझ रहे थे कि अब उन्हें मॉरली देखना होगा कि मैं कैसा बिहेव करती हूँ, क्या करती हूँ। तो खैर मजबूरी थी, क्या करते, अब जाहिर है एक बात। उन्होंने कहा ठीक है भाई। फिर उन्होंने, फिर उसके 2 दिन बाद फिर फ़ोन आया और कहने लगे कि नहीं, वो जो बेगम साहिबा हैं, बेगम शफीक ज़ियाउल हक के शफीक़ा बल्कि कि वो भी जाना चाह रही हैं। तो जनरल साहब कह रहे हैं कि आप उन खातून को भी भेज दीजिए, वो उनके साथ उनकी यानी रहेगी, कंपनी रहेगी। मुझे बहुत गुस्सा आया, हालांकि मुझे उनसे बिल्कुल कोई शिकायत नहीं थी, बेगम शफीक़ा ज़िया से, बहुत नेक खातून और बहुत ही अनअज्यूमिंग सी और इस तरह पेश भी नहीं थी। लेकिन मैंने कहा मैं इसमें तो नहीं जाऊंगी, मैंने तो बस इनकार कर दिया। तो जैसे बहुत सारे केसेस यूँ बन जाते हैं ना, जैसे मेहताब राशिदी ने सर पे दुपट्टा डालने से इनकार कर दिया। तो ये चीज़ होती है कि इस किस्म के बहुत से झगड़े होते थे। अब एक और केस मुझे याद आया कि उस ज़माने में, जैसे अब तो फिर भी इतना नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर पे था कि कुछ, या ये पॉपुलेशन का भी जो उस ज़माने में तो बहुत मुश्किल था इस सब पे लिखना, लेकिन लिखते थे। लेकिन मुझको ये आसानी थी कि हमें अपने डॉन से एडिटोरियल सपोर्ट और एडिटर की बहुत सपोर्ट थी। तो उस वक्त तो मैं थोड़ा सा तो ज़रा सा डर महसूस हुआ था। वो छापा था जिसने, और उसमें कुछ स्केचेस वगैरह भी दिए थे, हालांकि कोई ऐसी जिसे कहीं इंडिसेंट या वल्गर बात नहीं थी। लेकिन अगले दिन देखा बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ लिए हुए चले आ रहे हैं। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या, पहले समझ नहीं, और गए तो वो सीधे एडिटर के यहाँ, वो उसके यानी उनको शायद ये सोचा इससे तो हम बात ही नहीं करेंगे ये। तो खैर फिर ये तो था कि हमें उससे कभी नहीं डर लगा कि जैसे कि हमारे एडिटर कहेंगे कि आपने क्यों ऐसे कर दिया। तो उन्होंने उनसे कह दिया कि आपको मालूम नहीं है ज़िंदगी मौत का सवाल होता है, और आप लोग को कोई फिक्र ही नहीं है कि आप ये सब चीज़ें देखते हो। इस किस्म के तो बहुत से वाक़यात होते रहते थे। लेकिन फिर बाद में देखिए नंबर बढ़ गया ना, तो उसकी वजह से भी एक हम लोग भी महसूस करने लगे, क्योंकि ये नहीं था कि हम अकेले हैं, क्योंकि फिर इतनी ख़वातीन, अब मीडिया में कितनी ख़वातीन आ गई हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है उन सबको देख के। ज़ुबैदा साहब, एक हम जब फेमिनिज़म की बात करते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं, तो जहाँ दूसरे हैं एक रेडिकल फेमिनिज़म भी है हमारे पास, किश्वर भी बैठी हैं, वो बात भी कर सकती हैं इस पर, और जिसके लिए असरारुल हक मिजाज ने कहा था कि ये तुम्हारे तेरे माथे पे जो आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो आपने वो रेडिकल फेमिनिज़म को इस तरह अडॉप्ट नहीं किया, ना उसको किया। आप बताइए, आपने अपने ये जो सॉफ्ट एक जो अप्रोच है उसको लेते हुए क्या आपको लगा कि आप वो काम कर सकें जो कि आप करना चाहती थी, स्पेशली चाइल्ड राइट, वुमेन राइट, या जो सोशल सेक्टर में जो आपका काम था, कि आपने डायरेक्टली अगर चीज़ को हिट नहीं किया तो एक सॉफ्ट तरीके से चीज़ों को पहुंचाया, उन चीज़ों का कोई सोसाइटी में इम्पेक्ट आया आपके ऊपर या आपके काम से? असल में देखिए, मैं तो जो गई थी, मैंने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा था यूनिवर्सिटी में, और वहाँ जो PIIA में भी इंटरनेशनल रिलेशन पे ही यानी रिसर्च पेपर्स लिखते थे।
तो यहाँ भी मैं, बल्कि उस ज़माने में तो एडिटोरियल भी उस पर बहुत होते थे, क्योंकि इतनी पाबंदी थी प्रेस पे कि ज़्यादातर तो एडिटोरियल यही सोशल सेक्टर पे, तो वो तो हमारे एडिटर ने हमसे कहा कि आपको इसमें कोई इंटरेस्ट हो तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इसमें डेवलप करें। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट तो था, लेकिन चूँकि उतना वैसे पढ़ा नहीं था ना, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी शुरू में। तो भाई इतनी जैसे रिपोर्ट्स होती थी, जो भी किताबें हैं और जगह का वो पढ़ा करते थे कि पता तो चले कि क्या है, चाहे एजुकेशन है या ख़वातीन के हुकूक़ हैं। और फिर चूँकि पता नहीं ये एक चीज़ अब तो इतना नहीं है, लेकिन उस वक्त मर्द हजरात समझते थे सिर्फ सियासत पे लिखो या इकनॉमिक्स पे लिखो या फिर कुछ उस पे लिख लेते थे, यानी इस किस्म की इंटरनेशनल रिलेशन पे। तो उस वक्त जब लिखना होता था तो एक ड्यूटी समझ के लिखते थे, लेकिन जब मैंने उस पर काम शुरू किया तो मैं उसको जैसे जिस चीज़ में एक इंटरेस्ट है वो लेके मैंने किया, तो फिर मज़ा भी आने लगा। फिर जैसे अब चूँकि इतना सब था नहीं जैसे करें, तो मैं ख़ुद भी कोशिश करती थी जाऊँ। तो अब जैसे वैफ भी जब शुरू हुआ तो लोग पूछते हैं अच्छा आप वैफ की मेंबर थी, तो मैंने ये कहती हूँ कि हाँ मैं बैक बेंचर थी, मैं कभी उस तरह आगे पेश नहीं थी। लेकिन इतना ज़रूर किया कि जब उस पर इतनी पाबंदी थी प्रेस पे, तो उस वक्त डॉन में चूँकि मैं वहाँ थी और इतनी अब वो हो गई थी कि अगर कुछ मैं कहूँ कि हाँ ये लिखना है तो वो लोग मान भी लेते थे और वो छप भी जाता था। कितनी दफ़े मैंने वैफ की मीटिंग अटेंड की, फिर मैं वापस ऑफिस गई और वहाँ जाके रिपोर्ट लिखी, क्योंकि उस वक्त रिपोर्टर भी नहीं थी कोई ऐसी जो करें। और एक तरह से जो मर्दों में उसका एहसास पैदा हुआ उसकी मैं बहुत खुश हूँ कि ये हुआ। फिर बाद में तो नफीसा हुड बॉय आ गई थी, तो फिर उन्होंने उसका बेड़ा, हालांकि वो भी पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व थी, लेकिन ये तो है कि ख़वातीन पे भी उन्होंने बहुत ही दिल लगा के काम किया। और फिर बाद में तो वही करती थी जो रिपोर्टिंग थी। मैं आर्टिकल्स और लीडर राइटिंग में जो एडिटोरियल, जो कि इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वो अखबार की आवाज़ होते हैं कि अखबार इस पॉलिसी की वो करता है, तो उसमें तो काफ़ी यानी अपना कोई मुश्किल नहीं हुई। कभी कभी होती थी क्योंकि हमारे एडिटर साहब अक्सर सोच में लग जाते थे, लेकिन सब्र करते थे, तो फिर बाद में वो खुद वो कर लेते थे, यानी कहते थे अच्छा छाप दो, चाहे एक हफ्ते बाद हो, कोई मजमून हो या कुछ भी, तो छप जाता था। तो लिहाजा मैं इस तरह नहीं कहूँगी कि कोई चीज़ मैं करना चाहती थी या मर्द हजरात ने नहीं करने दिया, बल्कि वो तो काफ़ी अपने फेवर में भी था, क्योंकि जब बाहर भी कहीं जाते थे अक्सर उस ज़माने में जैसे हालात थे कि मर्दों को जाने ही नहीं देते। अब जैसे मैं रेफ्यूजी कैंप में क्वेटा गई थी, तो वहाँ जो रेफ्यूजी कैंप था अफगान का, तो मैं तो अंदर चली गई, उसमें उनको कोई एतराज़ नहीं हुआ, उनकी औरतों से मिली और सब, लेकिन किसी मर्द को तो वो जाने भी ना दें करीब। बड़ी खुशकिस्मती है कि आपको आपके जेंडर के कोई एडवांटेज भी मिले, वरना यहाँ तो ख़वातीन जिस हालत में हैं मेरे ख्याल में थर्ड क्लास सिटीज़न से ज़्यादा उनकी कोई समाजी हैसियत नहीं है जिसको फैक्ट को मानना चाहिए। अच्छा, मैं कह रहा था कि अब ज़िंदगी में जब आप सफ़र शुरू करते हैं तो कई लोग होते हैं कि आपकी ज़िंदगी पर जो है उनका इम्पेक्ट होता है, उनका असर होता है। तो आपकी अपनी लाइफ में आप बताइए कौन से ऐसे लोग थे, कौन सी ऐसी शख्सियतें थीं जिन्होंने आपके ऊपर इम्पेक्ट डाला और आपकी इस चीज़ को फर्दर आगे बढ़ाने में कोई हेल्पफुल हुए और सब कुछ हुआ? क्योंकि एक तो वही जो मैं यही कहती हूँ कि उस्ताद का बहुत बड़ा असर होता है। जैसे इन्होंने तो खैर बस पढ़ने वो लिखने पे कहा था, लेकिन एक और मेरी उस्ताद थी डॉक्टर खुर्शीद हसन उनका नाम है, जो बाद में एम्बेसडर भी बनी थी। वो यूनिवर्सिटी में भी, कॉलेज में भी पढ़ाया, फिर चली गई कोलंबिया, वहाँ से पीएचडी करके आई। फिर उस वक्त तक मैं कॉलेज पास करके यूनिवर्सिटी गई थी, तो वहाँ भी थी, तो उनसे बहुत दोस्ती हो गई थी। तो वो बहुत सारा उनका असर इस टाइप की चीज़ों पे हुआ, क्योंकि जैसे मेरी परवरिश तो उसी टाइप की थी ना कि सुघड़ हो, ठीक है पढ़ तो रही हो, लेकिन खाना पकाना तो ठीक से आना चाहिए, और जब तक घर का ये सब काम ना होना चाहिए, वो इतना इंटरनलाइज भी कर लेते हैं हम लोग। तो वो चीज़ थी। लेकिन वो कहती थी कि देखो, अगर तुम एक चीज़ जैसे एडिटोरियल लिख सकती हो, और अगर एक और औरत खाना पका सकती है, वो भी अच्छा काम करे, तुम भी करो, तो उसमें क्या हर्ज है? क्या ज़रूरी है कि तुम ही खाना पकाओ, या ज़रूरी है कि तुम ही कपड़े सियो? भाई तुम दर्जी को दे दो, वो सी देगा, तुम जो काम तुम कर सकती हो। तो ये तो उनसे आया।
लेकिन जो और बहुत सारी चीज़ें सीखी उसमें इत्तेफाक से सब मर्द हजरात थे, मैं ये एक्नॉलेज करूँगी। क्योंकि अब जैसे डॉक्टर अख्तर हमीद खान थे, डॉक्टर उनसे अख्तर हमीद खान। जी, जो औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के, और उसके बाद मैं ये भी कहूँगी कि आरिफ से भी मैंने बहुत सीखा, आरिफ क्योंकि हसन वो इतना उसमें मिले हुए थे वहाँ पे और बहुत सी चीज़ें समझते थे। फिर परवीन रहमान से तो बहुत दोस्ती हो गई थी, तो वो भी जैसे वो अक्सर जगह साथ भी ले जाए दिखाए वो सब। फिर उसके अलावा डॉक्टर अदीब रिजवी हैं, क्योंकि जो उनका जो ये फ़लसफ़ा था, क्योंकि असल में ये सारे सब लेफ़्ट के लोग थे ना, तो उससे काफ़ी मुझे यानी मैं जब देखा और बहुत सी चीज़ें समझ में आई तो उससे मैं बहुत मुतासिर हुई। फिर उसके अलावा जैसे हमजा अलवी साहब भी हैं, उनसे भी जान पहचान, बल्कि हमजा अलवी का तो मुझे किस्सा याद है कि इस वक्त वो वहीं थे, मैनचेस्टर में थे। तो और लेकिन हमारी उनसे काफ़ी दोस्ती इस लिहाज से ख़त व किताबत भी होती थी। उस ज़माने में तो ख़त भी ईमेल भी नहीं था, तो उससे आते थे। तो एक दफ़े हमारे डॉन में हुयूरुल इस्लाम साहब थे, तो उन लोग काफ़ी ये सब, अब जो इर्तिक़ा है वो उसी के जैसे फाउंडिंग मेंबर्स में थे। तो उन्होंने उस वक्त ये ज़िक्र हो रहा था कि हमजा अलवी साहब वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि फिर रिटायर भी हो गए और सब। तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम चूँकि जानती हो उनको, तो उनको एक ईमेल भेज दो कि जैसे हम लोग से रब्ता करें, हम लोग चाहते हैं हम लोग की ज़रा सरपरस्ती हो जाए, उनसे हम सीखें और लेक्चर्स वगैरह अरेंज करें। तो मैंने लिखा, अच्छा जल्दी में मैंने इर्तिक़ा के बजाय लिख दिया इक़रा। अच्छा। तो उस वक्त उनका मैंने कहा वो एक इक़रा करके सोसाइटी है और वो इस तरह कह रहे हैं। तो उनका फ़ौरन 5 मिनट के अंदर जवाब आया कि बीबी आप इनसे तो दूर रहिए, ये इक़रा जो है ना ये पता नहीं, यानी हालांकि और कुछ उन्होंने भी नहीं कहा, मैंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो आइडियोलॉजी इतना सवार थी। तो फिर मैंने पहले समझी नहीं, फिर सडनली आई रियलाइज कि मैंने लफ्ज़ ही गलत इस्तेमाल किया। तो फिर क्योंकि हुयूर साहब तो ठहरे थे कि अच्छा जो भी होगा, तो फिर मैंने फिर लिखा उनको कि नहीं सॉरी, हाँ कि वो लफ्ज़ अल्फाज की वो अल्फाज क्या यानी जो लेटर्स थे उनकी हेरफेर हो गई थी। तो खैर उसके बाद तो उनकी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में इर्तिक़ा ने ही सबसे ज़्यादा अलवी साहब को यहाँ पे, हमजा अलवी साहब को रखा। मुझे तो ये बिल्कुल बात तस्लीम करने में कोई एतराज़ नहीं कि जितने हमजा अलवी के जो काम किए मैंने, उसमें काफ़ी हद तक तो आपने ही सपोर्ट किया और काफ़ी चीज़ें मिली। मैं क्योंकि वो बिल्कुल टाइम की किल्लत है, बल्कि क्लोज़ करने का कहा जा रहा है। आखिरी में आपसे सवाल करूँगा क्योंकि अब कहा गया क्लोज़ करना है। तो ये बताइए, आप एक तो जेंडर डिसएडवांटेज और फिर अनफॉर्चुनेटली आपके साथ काफ़ी अरसे से ये जो आपकी आई साइट का एक प्रॉब्लम आया, तो ये डिसेबिलिटी ने आपकी प्रॉब्लम्स किस तरह मल्टीपल की और आपने इनको किस तरह फेस किया? आपके नौजवान भी बहुत से यहाँ बैठे हैं, तो किस तरह आप इसको डील करती रहीं, ये जो आपकी डिसेबिलिटी का जो नहीं, एक चीज़ तो मुझे जिससे फ़ायदा हुआ कि मैंने कंप्यूटर सीख लिया था, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी और अपने ऑफिस में, जबकि उस वक्त तो कोई भी नहीं इस्तेमाल कर रहा था। मैंने ख़ुद कहा, जबकि आ गया था लेकिन वो डिपार्टमेंट अलग था, आप अपना टाइप करके हाथ से लिख के दे दें, उन लोग कर लेते थे। लेकिन मैंने कहा मैं सीखना चाहती हूँ, तो अरेंज कर दिया, उस बंदे ने आके मुझे सिखाया और सब किया, मैंने ख़ुद घर पे भी ले लिया। तो उसकी वजह से यह है कि इस वक्त तो मैं कंप्यूटर पे अब तो बहुत कम लेकिन काम कर लेती हूँ, तभी मैं लिख भी लेती हूँ, लेकिन यूँ पढ़ने लिखने में बहुत मुश्किल है। तो उसमें बस जो चीज़ मैं कहूँगी कि सबसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग, बस कुछ ऐसा होता है इंस्टिंक्टिव कि मैं उनको जान गई जो खुद भी नाबीना हैं, तो उनसे बहुत ही हिम्मत हुई कि भाई ये कर सकते हैं तो हम भी कोशिश करें। हालांकि ये नहीं देखा कि सब बहुत यंग थे और एज का भी तकाजा होता है, कोई चीज़ सीखना भी फिर मुश्किल हो जाती है, लेकिन बहरहाल जब तक कर सकती हूँ मैं करूँगी। और दूसरे ये कि टेक्नोलॉजी ने भी बहुत किया, इतनी कंप्यूटर में अब वो आ गए ऐसे प्रोग्राम्स कि आपको पढ़ के सुना देते हैं। लिखना तो फिर कुछ भी, क्योंकि हमेशा टाइप करते रहे हैं तो वो तो कर लेते हैं, लेकिन अब मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि सीख लूँ, बट अभी तक मैं कह भी नहीं सकती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ रही है वो लोगों की जो हेल्प, यानी मैं इतना मशहूर हूँ। पहले लोग कहते थे नहीं हमारी सोसाइटी बड़ी ऐसी है, कोई नहीं पूछता सब, ये तो मैं बहुत ही उससे कहूँगी बिल्कुल गलत है। बिल्कुल स्ट्रेंजर्स भी आके और ज़रूर पूछेंगे आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है, आप कुछ चाहते हैं, आप कुछ ढूंढ रही हैं, जैसे मैं ढूंढ रही हूँ, रास्ता नहीं मिल रहा, वो अपनी लकड़ी से ही कर रही हूँ, तो ज़रूर आके हेल्प करते हैं।
और जो विमेन लिबरेशन से ये हुआ है कि अब वो भी नहीं है कि कोई मर्द हाथ ही ना लगाए, सब ठीक है, दे आप पोलाइट पूछ लेंगे कि आपको मैं सहारा दे दूँ या कुछ उस तरह। तो ये चीज़ है, तो ज़ाती तौर पे तो मुझे ये वैफ फॉर विमेंस लिबरेशन से तो ये फ़ायदा हुआ। अब ये रहा कि देखें जितना कर सकते हैं बहुत शुक्रिया। ये आपका बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और रिकग्नाइज। मेरा ख्याल है हमारा सेशन का टाइम ख़त्म हो गया, वरना अब आपका बहुत शुक्रिया, आप आई, और मेरे ख्याल में आर्ट्स काउंसिल आपका शुक्रगुजार है कि आपने इस सेशन में शिरकत की। इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैदा मुस्तफ़ा साहब आपका। थैंक यू।